जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। लियाकत अली चट्टा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनका एक नया बयान इलेक्शन कमीशन के सामने आया और उस बयान में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत का नाम लिया जिसके कहने पे इन्होंने ये सब कुछ किया था। वो शख्सियत कौन सी है और उनका लियाकत अली चट्टा के साथ क्या ताल्लुक है, ये पूरी डिटेल के साथ हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के लिए लाहौर के अंदर स्टेडियम में पीएसएल के मैच के दौरान नारे लग गए। ये नारे कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है और आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होगा, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया और अब चेयरमैन गौहर खान साहब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने 17 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका मचा दिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका यह कहना था कि रावलपिंडी डिवीजन की जो 13 सीट्स हैं उनके अंदर धांधली हुई। एक सीट उन्होंने कहा नहीं हुई, बाकी 12 की 12 जो थी उनके अंदर धांधली हुई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब की सीट भी शामिल थी और 11 सीटें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई। उनका यह कहना था कि मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को कहा और मेरे कहने पे वहाँ पे धांधली हुई और मुझे रावलपिंडी के किसी चौक में फांसी लगा देनी चाहिए वगैरह वगैरह। वो बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने सुना होगा, आपने देखी भी होगी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस पूरे इलेक्शन का जनाजा निकाल दिया था। उसके बाद लियाकत अली चट्टा साहब गायब हो गए, खुद चले गए या कहीं ले जाया गया, इसके बारे में सरदर्द कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कल वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने अपना एक तहरीरी बयान वहाँ पर जमा करवाया और उसमें उनका यह कहना है मैं 32 साल से सिविल ब्यूरोक्रेसी में हूं और मैं मुख्तलिफ पोजीशंस पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करता रहा। फिर उनका यह भी कहना था कि मैं पिछले 10 साल में पंजाब के अंदर तैनात रहा, मैं सेक्रेटरी भी रहा, फिर मैं डिप्टी कमिश्नर भी रहा, फिर मैं कमिश्नर भी रहा, मुख्तलिफ पोजीशंस पे मैं रहा। और उसके बाद फिर जब मैं सेक्रेटरी था तो वहाँ पंजाब के अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को आला शख्सियत थी जिसके साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात बन गए और मैं फिर उनको सपोर्ट भी करता रहा, उनकी मदद भी करता रहा। फिर जब 9 मई हुआ तो उसके बाद वो ज़ेरे ज़मीन चले गए और एब्सकॉन्डर हो गए, वो ज़ाहिर इश्तिहारी हो गए और वो किसी जगह पे पेश नहीं हुए क्योंकि वो मेन एक्यूज़ थे और वो किसी जगह पे पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन मेरा उनके साथ रब्ता था और फिर 11 फरवरी को मैं लाहौर गया, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कायल किया कि तुम इस किस्म का बयान दो। और उस पर उनका यह भी कहना था कि हम ये बाकायदा हाई कमांड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी रजामंदी से मैं ये कह रहा हूँ और उसकी रजामंदी से आपको ये बयान देने पड़ेंगे। फिर उनका यह भी कहना था कि मैंने ये फैसला किया, बल्कि उनको ये ऑफ़र की कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ और इस्तीफ़े में सारी चीज़ें लिख कर दे देता हूँ। लेकिन उनका ये कहना था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और फिर मैंने उनकी रजामंदी से वो दिन चूज़ किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी पाकिस्तान में और उस वक्त वो हाइप पे एक क्रिएट हुई थी और उस दौरान मैंने पीएसएल का बहाना बना के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मैंने गलत बयानी की। उनका ये कहना था कि गलत बयानी की। चीफ जस्टिस का नाम भी मैंने जानबूझ के लिया जो जिनका इलेक्शन के साथ कोई तालमेल था नहीं। फिर ना ही मैंने अपने सबॉर्डिनेट से कहा था कि आप किसी किस्म की धांधली करें, किसी आरओ ने कोई धांधली नहीं की और मैं जो कुछ भी मैंने किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, अपनी ब्यूरोक्रेसी से शर्मिंदा हूँ, कौम से शर्मिंदा हूँ, चीफ जस्टिस साहब से शर्मिंदा हूँ, इलेक्शन कमीशन से भी शर्मिंदा हूँ। अब जब ये बयान आ गया तो उसके बाद सब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि वह कौन सी शख्सियत थी जिसने लियाकत अली चट्टा साहब को कायल किया था कि आपने इस किस्म का बयान देना है या इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो जब हमने तहकीक की तो फिर 2 शख्स निकले। एक तो हमाद अज़हर साहब हैं जो ज़ाहिर 9 मई के बाद फ़रार हो गए थे, ज़ेरे ज़मीन है और अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए। उनसे मुलाकात इनकी हो सकती है क्योंकि हमाद अज़हर साहब आज भी लाहौर के अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन फिर आगे चल के ये सोचा गया, बल्कि मैंने खुद सोचा और इस पर थोड़ी तहकीक की कि हमाद अज़हर साहब तो वफाक में थे, वो तो लाहौर के अंदर थे ही नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई इनका ताल्लुक बन सकता है। दूसरी शख्सियत जो हैं वो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सीएम पंजाब के उम्मीदवार भी हैं। तो असलम इकबाल साहब का इनके साथ एक ताल्लुक था और माजी में वो कहीं कहीं जगहों पे नज़र भी आया क्योंकि ये उनके साथ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उस वक्त ज़ाहिर इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए होंगे। फिर अल रहमान गार्डन के नाम से लाहौर के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मियाँ मुश्ताक साहब हैं और मियाँ मुश्ताक साहब जो हैं वो लियाकत अली चट्टा साहब के अब रिश्तेदार भी हैं, समधी भी हैं शायद उनके।
और मियां असलम इकबाल साहब के भी वो रिश्तेदार हैं। तो ये एक दोस्तों का ग्रुप भी है जिसके अंदर मियां मुश्ताक साहब हैं, लियाकत अली चट्टा साहब हैं और उसके साथ साथ असलम इकबाल साहब हैं। और असलम इकबाल साहब के साथ और मियां मुश्ताक साहब के साथ लियाकत अली चट्टा साहब के बहुत करीबी तल्लुकात हैं और ये अक्सर एक दूसरे के साथ नज़र भी आते थे। तो फिर ये महसूस ये होता है कि असलम इकबाल साहब क्योंकि ख़ुद वो भी 9 मई के अंदर एक्यूज़ हैं, फिर वो उसके बाद ज़ेरे ज़मीन भी हैं, वो किसी जगह पेश भी नहीं हो सके और वो गिरफ़्तार भी नहीं हो सके। और फिर जब इनका लियाकत अली चट्टा साहब का मोबाइल फ़ोन लिया गया और उसमें से जब डाटा रिकवर किया गया तो फिर असलम इकबाल साहब के साथ इनकी रेगुलर बेसिस पे मुलाकातें भी थी, इनके साथ रब्ता भी था और ये एक दूसरे को मैसेजेस भी करते रहे। और ये भी साबित हो रहा है कि 11 फरवरी को जब ये लाहौर गए तो इनकी असलम इकबाल साहब के साथ मुलाकात हुई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो मियां मुश्ताक साहब हैं अल रहमान गार्डन वाले, उनके तवस्सुत से ये मुलाकात हुई थी और वो भी इस सारे किस्से के अंदर, ये सारे खेल के अंदर शामिल थे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई शामिल थे या नहीं, लेकिन ये इस किस्म की एक स्टोरी इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है। फिर जब इनके मोबाइल फ़ोन का बाकायदा फ्रेंसिक किया गया तो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली जिससे ये साबित होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका बाकायदा राब्ता है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो इस दौरान मियां असलम इकबाल साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत लेने की कोशिश की। तो जब ये वहाँ गए तो पंजाब पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने खड़ी हुई थी और इनकी ख्वाहिश थी कि जब असलम इकबाल साहब बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। गो उनके पास राहदारी ज़मानत भी थी, लेकिन पंजाब पुलिस का ख्याल ये था कि हमने पकड़ेंगे फौरी तौर पर, पेशावर से इन्हें निकाल के हम फ़ौरन पंजाब की हदूद में ले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट ने बुलाया भी तो फिर हम जाएंगे, लेकिन असलम इकबाल साहब हमारे पास होंगे। लेकिन असलम इकबाल साहब बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने वकील का गाउन पहना और वकला के साथ टहलते हुए वो निकल गए और पंजाब पुलिस उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकी। फिर वो पेशावर के स्पीकर हाउस के अंदर चले गए और वहाँ पे वो स्पीकर साहब के पास रहने लगे और ज़ाहिर है पुलिस स्पीकर हाउस में दाखिल नहीं हो सकती थी, फिर ये वहाँ पे रहे। अब ये वहाँ से रात के वक्त लाहौर शिफ्ट हुए हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि आज ये पंजाब असम्बली पहुँच जाएँ क्योंकि आज हल्फ होना है और अगर ये वहाँ पे नहीं पहुँचते तो फिर ये हल्फ नहीं उठा सकेंगे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ पे सब्तैन खान साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर हैं, ये उनके साथ या उनके घर से निकल के उनके साथ ये ईवान में दाखिल हो सकते हैं और वहाँ पे ये बाकायदा हल्फ लेके फिर ये सूबाई असम्बली के रुकन हो जाएंगे। तो असलम इकबाल साहब के ऊपर ये शक किया जा रहा है कि सब कुछ उन्होंने डिज़ाइन किया था और कुछ पुलिस का ये भी कहना है या खुफिया इदारों का ये भी कहना है कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और अगर असलम इकबाल साहब गिरफ़्तार हो गए तो फिर लियाकत अली चट्टा साहब की गवाही से उनको बाकायदा गिरफ़्तार भी किया जा सकेगा और उन्हें सज़ा भी हो सकती है। और अब लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं वो असलम इकबाल साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है। ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में असलम इकबाल साहब के लिए कोई बहुत अच्छे दिन साबित नहीं होंगे, कोई अच्छी खुशखबरियाँ लेके वो दिन साबित नहीं होंगे। हो सकता है कि इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसमें लियाकत अली चट्टा साहब की जो गवाही है उसकी बुनियाद पे इन्हें इनके खिलाफ मुकदमा बन जाए और फिर शायद इन्हें सज़ा भी हो जाए। तो असलम इकबाल साहब को लियाकत अली चट्टा साहब ने लपेट लिया है और उसके बाद अब असलम इकबाल साहब भी इनके साथ क्लब होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे लियाकत अली चट्टा साहब के रेफरेंस से एक और चीज़ भी है कि अब देखें, जब इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने सबसे पहले इनको सपोर्ट किया था। मेरा ख्याल ये था कि अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर बाकायदा एक कमीशन बन के उस सच की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जब उनका ये दूसरा बयान सामने आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर उन्होंने वाकई मर्दानगी का मुजाहरा किया था, अगर उन्होंने वाकई सच बोला था तो कम से कम उन्हें 4-5 दिन और तो निकाल लेने चाहिए थे। 3-4 दिन के बाद ही वो मुनारफ़ हो गए और उन्होंने अपने उस दोस्त का नाम भी बता दिया जिसके कहने पर उन्होंने किया था, या फिर उन्होंने उसको भी अपने साथ लपेट लिया। तो मेरा ख्याल ये कि ये जो बयान है ये लियाकत अली चट्टा साहब के पिछले बयान के साथ इत्तफाक नहीं करता और उससे खासे लोगों को बल्कि खासे लोगों का दिल टूट गया है और उन लोगों को ये फीलिंग हुई कि हमने लियाकत अली चट्टा साहब को सपोर्ट करके बड़ी गलती की, क्योंकि उन्होंने अगर स्टैंड लिया था तो फिर उन्हें स्टैंड करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि 2-3 दिन के बाद आप मुनारफ़ हो गए और आप दूसरी पार्टी के साथ शामिल हो गए और जो पहले आपने बोला था आपने उस सच को झूठ साबित कर दिया, या जो कुछ कहा हुआ था आप उसे इनहराफ कर गए। तो ये ज़्यादती मेरा ख्याल है लियाकत अली चट्टा साहब ने की। वो पूरी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी में रहे, उनको इन नताइज का अंदाज़ा होना चाहिए था कि जब मैं किसी जगह पेश किया जाऊंगा या मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा या मेरे ख़िलाफ़ कोई तहकीकात होंगी तो क्या मेरे पास कुछ सबूत मौजूद हैं, क्या मैं स्टैंड कर सकूंगा। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत जल्दी कर दी।
या वो नादानगी में एक इतना बड़ा स्टेप ले गए कि जो जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अगर ये कहा जाए कि अगर आपने इतनी जल्दी घबराना ही था, पीछे हटना था, तो फिर इतना बड़ा स्टैंड लेने की आपको क्या ज़रूरत थी। अब हम आते हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ। कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का मैच था। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला हो रहा था। वहाँ पे जो कमेंटेटर थे उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाऊंगा, आपने नारों का जवाब देना है। लेकिन जब उन्होंने नारे लगाने शुरू किए तो उसके जवाब में इमरान खान के नारे लगने शुरू हो गए। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी स्टेडियम्स के अंदर इस किस्म के नारे लगते रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि नौजवानों के अंदर वाकई इमरान खान की एक मोहब्बत मौजूद है और उस मोहब्बत का वो इजहार करते रहते हैं जहाँ पे भी मौका मिलता है इनको। और PSL जो ज़ाहिर है इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर भी नारे लग रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब के चाहने वालों का ये कहना है कि आप कहाँ कहाँ से रोकेंगे, जहाँ जहाँ से रोकेंगे वहाँ वहाँ से इमरान खान निकलेगा। तो ये एक अलार्म है इस पूरे सिस्टम के लिए कि इमरान खान साहब की मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाला नहीं जा पा रहा। तो ये एक हकीकत है और इसके बारे में बाकायदा बैठ के सोचना भी चाहिए और फैसला भी करना चाहिए कि जब लोग उनको पसंद कर रहे हैं तो आप उनको इस पूरे सिस्टम से माइनस कैसे करेंगे। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी हकीकत है और उस हकीकत के साथ अब हमें चलना चाहिए। हमें चाहिए कि उनको इंगेज करें, इंगेज करने के बाद उनको बाकायदा टेबल पर ला के उनके साथ गिव एंड टेक किया जाए ताकि ये सिस्टम चल सके। अगर इमरान खान साहब की शक्ल में एक बगावत पाकिस्तान के अंदर फैलती रहेगी तो फिर ये सिस्टम नहीं चल सकेगा, मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि पार्टी ने फैसला किया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएंगे। तो अब कल तारीख दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 3 तारीख को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और इस बार जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक होंगे। उसमें कोई ऐसी शिक नहीं होगी कि जिसको पार्टी वायलेट करेगी और मुकम्मल तौर पे मनोअन जो आइन है जो पार्टी का मंशूर है उसके मुताबिक ये इलेक्शन होंगे। अली ज़फ़र साहब को इमरान खान साहब ने अगला चेयरमैन नामज़द कर दिया है। गौहर खान साहब जो ज़ाहिर है इस वक्त चेयरमैन है वो इसके चेयरमैन नहीं रहेंगे और उसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर बन चुके हैं क्योंकि उसके ज़रिए ये कौमी असम्बली पहुंचना चाहते हैं। तो जब आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप किसी और पार्टी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और गौहर खान साहब और उमर अयूब साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन नहीं की, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन नहीं करते तो फिर वो कौमी असम्बली नहीं जा सकते और अगर कौमी असम्बली नहीं जाएंगे तो फिर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते क्योंकि उमर अयूब साहब ने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ना है। तो किसी न किसी जमात के अंदर होंगे तो तभी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। आज़ाद हैसियत से वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो अगर उन्होंने पार्टी अभी ज्वाइन नहीं की तो अल्टीमेटली उनको ये पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगी। गौहर खान साहब को भी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और अगर वो नहीं करते तो फिर वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर अली ज़फ़र साहब को नामज़द कर दिया गया तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि गौहर खान या उमर अयूब साहब ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। अल्टीमेटली उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा। लेकिन एक खबर ये भी थी कि उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ेंगे, अब अगर वो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ेंगे तो वो फिर इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे होंगे, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो एक कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन से पार्टी को 3 मार्च से पहले निकलना पड़ेगा। तो अली ज़फ़र साहब जो हैं वो अब नए चेयरमैन के नामज़द उम्मीदवार हैं। अब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे यकीन है कि वो चेयरमैन भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ माजी है जो अली ज़फ़र साहब का जो ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान जानता है और उस माजी में जनरल फैज़ हमीद साहब भी हैं। लोगों का कहना ये है कि इनको सेनेटर जनरल फैज़ हमीद साहब ने बनाया था और ये भी कहा जाता था, उस ज़माने में कहा जाता था, बल्कि मैंने जब जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकातों के बाद कॉलम लिखने शुरू किए थे तो उस कॉलम में एक जिक्र भी किया था कि 2 वकला जस्टिस साकिब निसार साहब को दिए गए थे और उन्होंने फिर इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर करने का फ़ैसला लिखा था और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को अनाउंस कर दिया था और उसमें भी अली ज़फ़र साहब का नाम आया था उस ज़माने में कि इन वकला को अली ज़फ़र साहब ने उन्हें अरेंज किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेफ़ हाउस था जिसका जिक्र किया जाता था कि उसके अंदर ये बैठते थे और वहाँ पे इन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया था और फिर उन्हें जनरल फैज़ हमीद साहब ने सेनेटर बनाया था और इमरान खान साहब इस चीज़ से वाकिफ़ थे, इसलिए वो अली ज़फ़र साहब को कभी करीब आने देते हैं, कभी दूर ले जाते हैं।
तो अगर ये बात दुरुस्त है तो अली ज़फ़र साहब जब चेयरमैन बनेंगे तो पार्टी फिर किसके हाथ में होगी, ये भी एक सवाल है जो ज़ाहिर है पार्टी ने इस वक्त इसका जवाब भी तलाश करना है। या तो अली ज़फ़र साहब वाकई अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील करके मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं, और अगर वो मुकम्मल नहीं जुड़े तो फिर सवाल बहुत बड़ा है जो ज़ाहिर है जिसका जवाब ना अली ज़फ़र साहब देंगे और ना ही पार्टी सरदस्त उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे।